हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। आप आज हम चालू करने वाले लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट रिवीजन एंड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एंड देन हमारे सातों चैप्टर का वन शॉट रिवीजन हो जाएगा एज पर दी मैंने आपको वादा किया था कि सारे चैप्टर्स करवाऊंगा। टॉप 50 क्वेश्चंस भी आएंगे, लास्ट मिनट टिप्स भी आएगी साइंस की, लाइव मैराथन भी आएगा साइंस का। तो अपने आप में आज का दिन कल का दिन बहुत अमेजिंग होने वाला है। साइंस विद सूरज के साथ बहुत मेहनत करेंगे। मार्च में ही वादा कर दिया था कि बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूं और वो वादा मैं पूरा कर रहा हूं। इसके बाद हम सोशल को स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए करते हैं चालू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता क्या है हमसे? कहीं ना कहीं जो पहले हम बात करें अगर मैग्नेट की, तो एक जैसे मैग्नेट होता है, ये जैसे मैग्नेट है नॉर्थ और उसके साउथ पोल्स। तो मैग्नेट का काम होता है आयरन के पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करना, यही होता है मैग्नेट का काम। बट ये आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता कैसे? हम मैग्नेट के अराउंड उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है, उस फील्ड के दौरान ही वो कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। अगर ये दूर दूर रखे हुए हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, बट जैसे ही मैं इसको पास ले जाऊंगा ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक वो मैग्नेट उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था, जब तक वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था, तब तक वो अट्रैक्ट नहीं हो पाए। तो एक मैग्नेट की होती है मैग्नेटिक फील्ड। सर क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं, ये देख नहीं सकते, ये एक इमेजिनरी है, ये एक इमेजिन करी हुई चीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद ही आता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ ऐसी लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट के अराउंड होती है। और ये कैसी लाइंस है बच्चों? ये है इमेजिनरी लाइंस। ये हमें दिखती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है जो हम मैग्नेट के अराउंड बनाते हैं। एंड उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ये डिनोट करती है कि आयरन के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन बनानी भी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अक्रॉस द मैग्नेट विच अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल्स टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब ये इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चार प्रॉपर्टीज होती। पहला, ये जाती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये वाली 1 2 3 1 2 3, एंड ये जाती है ऐसा कुछ, थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा होगा। एंड जब ये इनसाइड द मैग्नेट होती है तो वो जाती है साउथ टू नॉर्थ। तो ये तो आउटसाइड द मैग्नेट का है। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो वो होता है साउथ टू नॉर्थ। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ये बनाती है क्लोज्ड कर्व्स। तीसरी चीज, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, नेवर इंटरसेक्ट। अच्छा, ये रीजन पूछे कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट होती, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट हो गई तो जो निडल है मैग्नेटिक कंपास की, जो निडल है वो 2 डायरेक्शंस दिखाएगी या मल्टीपल डायरेक्शंस दिखाएगी, जिससे होगा क्या? 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। जिससे होगा क्या? जो मैग्नेट है, हम जब नेविगेशन का काम करेंगे, हमको समुद्र के उधर जाना है तो हमें 2 डायरेक्शन देखने को मिलेगी, इस कारण से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर अगर बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पोल्स के ऊपर स्ट्रॉन्गर रहती है, पोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इसका एम्फेसिस होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की, इंपॉर्टेंट है। पहली, नॉर्थ टू साउथ जाती है। दूसरी, क्लोज्ड कर्व्स फॉर्म करती है। तीसरी, नेवर इंटरसेक्ट। चौथी, पोल्स पर स्ट्रॉन्गर रहती है। क्लियर बच्चों? इसका ऐसे फोटो ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो अब अगर हम आगे बात करें, ये हमने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने देख ली प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, कि भैया ये है क्या। मैग्नेट की बेसिक डेफिनेशन हम समझ चुके। अब देखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि जब करंट पास होता है तो उससे हीट जनरेट होती है। सेम फंडा यहां पर है कि जब करंट पास होता है तो उससे क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। समझे? तो इसको जैसे अगर मैं इसको डायग्रामेटिक वे में समझाना जाऊं तो जैसे एक बैटरी लगा रखी है हमने 6 वोल्ट की, फिर हमने यहां पर एक कंपास निडल रखा है। कंपास निडल लगा है, हमने मान लो कि करंट पास किया, ये गया करंट की डायरेक्शन भी गई।
अब होगा क्या, जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो इधर उधर घूमने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक निडल सिर्फ ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज पास करी जिससे ये डिफ्लेक्शन आ पाया। वो क्या था, करंट था। तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन करंट is passed in a circuit, then magnetic effect is generated. This is called as magnetic effect of electric current. चीज क्लियर हो गई बच्चों कि मैग्नेट के हम जब भी करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चीज क्लियर हो गई होगी। चल, अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हम ये 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर सबसे पहला बात करें तो वो है स्ट्रेट वायर। अब इंपॉर्टेंट चीज आएगी, स्ट्रेट वायर की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए, तो जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये मैंने बैटरी लगाई है, ये इसका प्लस ये माइनस है, करंट फ्लो करवाया हमने। सर ये क्या रखा है, सर हमने ये रखा है कार्डबोर्ड, और ये जो स्ट्रेट वायर है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स छिड़क देंगे, आयरन का चूड़ा डाल देंगे। अब होगा क्या, अगर तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ये एक पैटर्न में बन जाएंगी, ये एक सीक्वेंस फॉलो करेगी। तो जब हमने ऐसा किया तो यहां पर जो सीक्वेंस मिला वो मिला कोसेंट्रिक। कैसा मिला, कोसेंट्रिक। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी मिली, कॉन्सेंट्रिक। तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि जब भी हम स्ट्रेट वायर के अक्रॉस करंट पास करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। ये होता है स्ट्रेट वायर के अक्रॉस। अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसका दूसरा नाम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी होता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि जो आपका थंब है ये डिनोट करता है करंट की डायरेक्शन, और ये जो 4 फिंगर है जिससे आप झप्पी पाते हो इसको हम बोलते हैं फील्ड की डायरेक्शन। अब देखिए करंट कार्डबोर्ड के अंदर कैसा आया, डाउनवर्ड, ये नीचे। अब ये डाउनवर्ड आया, मैंने अपनी मैग्नेट ये जो थंब है इसको इधर किया तो देखो कहां जा रही है, कुछ ऐसा बनाना चाहिए मुझे, ये इस तरफ गया, ठीक है, ये देखो ये ऐसा। तो जब भी ये डाउनवर्ड आता है तो डाउनवर्ड के अंदर करंट बहता है क्लॉकवाइज। अगर यही अपवर्ड करंट जाता तो डायरेक्शन होती फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज। चीज क्लियर हो गई है इतनी। ये होता है स्ट्रेट के अक्रॉस। अगर हम बात करें फिर दूसरी चीज सर्कुलर या सर्कुलर वायर के अक्रॉस। सर्कुलर वायर कुछ भी नहीं है। आप किसी भी वायर को सर्कुलर वायर कैसे बनाते हो, वो शुरुआत में तो स्ट्रेट ही होती है, बस आप उसे क्या कर देते हो, बेंड कर देते हो। तो जैसे ही आपने बेंड किया, यार ऑलरेडी शुरुआत में वो स्ट्रेट थी, बेंड करने से सिर्फ उसका शेप बदला है, तो होगा क्या, स्ट्रेट के अक्रॉस आपकी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक जनरेट हो रही थी, तो भैया सर्कुलर के अक्रॉस भी क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक ही तो होगी, कोई नई चीज तो होने नहीं वाली है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाता भी हूं तो इसका कोई डायग्राम ऐसा बनता है, ये मैंने नीचे बैटरी कनेक्ट कर दी, ये मान लो करंट गया, ये मैंने सर्कुलर वायर बनाई है। अब यहां पर कॉन्सेंट्रिक बनेगी, तो ये मैंने कॉन्सेंट्रिक बनेगी, यहां पर भी बनेगी क्योंकि टर्न्स बढ़ गए यहां पर, ठीक है। अब देखो कि अब हम डायरेक्शन निकाले, यहां पर भी लाइंस कैसी है बच्चों, कॉन्सेंट्रिक, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रूल कौन सा फॉलो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वापस राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि सेम ही है कॉन्सेंट्रिक। चलो निकाल के देखें। चलो इसके अंदर हम बात करें, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी। तो ए के अंदर बात करें तो करंट जा रहा है ऊपर, देखो ऊपर, तो मैग्नेट, अब मेरे सॉरी राइट हैंड है ना, ये ऊपर, तो ये इस तरफ आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा कुछ होगा। अब अगर उसमें बात करें तो करंट जा रहा है नीचे, तो इस तरफ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर ये ऊपर था तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे था तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो हमने स्ट्रेट देख लिया, सर्कुलर देख लिया।
तीसरी कंडीशन आती है सोलेनॉइड की। सर सोलेनॉइड क्या होता है? बच्चों सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, जैसे ये सिलेंड्रिकल मार्कर है, मार्कर का शेप है, इसे अगर मैं आजू बाजू कॉपर की वायर छिड़क देता हूँ, वायर छिड़कता नहीं मतलब रिवॉल्व कर देता हूँ, तो उसी को हम सोलेनॉइड बोलेंगे। देखिए कैसे होता है, जैसे ये बनाया, ये बैटरी कनेक्ट करी, ये 1 2 3 4 5, ये मैंने ये सर्कुलर लूप्स लगा दिए, ये मेरी बैटरी है। देखो ये करंट जाते रहेगा, ये करंट जाता रहेगा। अब देखो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होती, स्ट्रेट और सर्कुलर की तो हमने देख ली कॉन्सेंट्रिक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होती है वो जनरेट होती है बार मैग्नेट जैसी, सिमिलर टू बार मैग्नेट। मतलब बार मैग्नेट की कैसी होती है अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ जाती है, क्लोज कर्व फॉर्म करती है, नेवर इंटरसेक्ट होती है, पोल्स पे स्ट्रॉन्ग रहती है। सोलेनॉइड का भी कुछ वैसा ही फंड है, सोलेनॉइड में भी बार मैग्नेट तरह की ही फील्ड लाइंस जानती है। बट सर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन अच्छा है, कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, फॉलो यही करना है, राइट हैंड थंब रूल वापस से, बट इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से फॉलो करना है इसको। देखिए कैसे फॉलो करेंगे इसको। राइट हैंड निकालें बच्चों अपना, थंब देखो, अब करंट जा रहा है इस तरफ, करंट जा रहा है इस तरफ, तो मेरा थंब भी कहां गया? इस तरफ। अब ये मेरी अगर मैं 4 फिंगर देखूं तो फील्ड इस तरफ आ रही, ये इस तरफ, ये इस तरफ, मतलब ये इस तरफ बनेगी। और मतलब ये जो थंब है ना आपका, जब ये इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपका करंट इधर है, तो जहां पर आपका थंब रिप्रेजेंट करता है वहां पर ही उसका नॉर्थ पोल बनता है एंड उसके अपोजिट साउथ बनता है। अगर इस तरफ आते हम, करंट इस तरफ आ रहा होता ये मेरी तरफ, तो हम यूं करते, थंब इस तरफ आता तो यहां नॉर्थ पोल बनता, वहां साउथ पोल बनता। अब जरा अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होनी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, 1 2, और इसकी यूनिफॉर्म अंदर भी बनती है, ठीक है। तो ये हमारा सोलेनॉइड था। और एक चीज और बच्चों, ये तो हमने देख लिया तीनों केस, इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों केस हमने समझ लिए। अब अगर मैं इसके बाद अगर एक चीज और देखूं, ये मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। पहला डिपेंडेंस है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब क्या कि अगर तीनों केस में बोल रहा हूं कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब कि आप अगर टर्न्स बढ़ा दोगे, ये घूमने वाली चीज अगर बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं सोलेनॉइड और स्ट्रेट की, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? सर ऑब्वियस सी बात है सोलेनॉइड की, क्योंकि उसके टर्न्स ज्यादा है, बार बार घुमाता, वह स्ट्रेट के कोई टर्न्स नहीं है। सर्कुलर में भी अगर हम टर्न्स बढ़ा दें तो यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तीसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। r स्टैंड्स फॉर रेडियस। मतलब अगर आप वायर की रेडियस बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, वेरएस रेडियस को कम कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये 3 फैक्टर्स अपने आप में इंपॉर्टेंस है, ये पूछता है, याद होने चाहिए आपको। चलिए इसका आप एक एसएस ले लीजिए कि हमने मेन चीज तो कवर कर ली। अब इसमें आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जिससे हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल निकलता है। अब डायरेक्टली अपन मूव करते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल प्लस मोटर की तरफ। चलिए, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर प्लस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, तो मैं दोनों को साथ में ही कवर करना चाहूंगा। पहले मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूं। भैया इलेक्ट्रिक मोटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से इनसाइड क्वेश्चंस जरूर बन रहे हैं। तो पहले अगर हम इसका डायग्राम बनाए थोड़ा सा, तो कुछ ऐसा है। ये है हमारी रिंग्स, फिर इससे लगा हुआ है ब्रशेस, फिर लगी है नीचे बैटरी, यहां जाएगा प्लस माइनस, ये गया करंट करंट करंट, ए बी सी डी। चलिए, तो अच्छा एक चीज हम भूल गए, यहां नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करना जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर एक प्रिंसिपल पे काम करती है। वो प्रिंसिपल कुछ ऐसा है, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल रोटेट द मोटर कंटिन्यूअसली। ये इलेक्ट्रिक मोटर का एक प्रिंसिपल है। अब 2 मिनट समझिए, मैं आपको बता देता हूं। ये होती है रिंग्स, और मोर पर्टिकुलरली भी स्प्लिट रिंग्स। इसको हम बोलते हैं ब्रशेस या कार्बन ब्रशेस। फिर यहां पर हम, ये कॉइल है, यहाँ एक कम्युलेटर भी लगा सकते हैं या बैटरी है, ये 2 चीजें हैं। अब एक चीज समझिए बच्चों कि ये मोटर का काम क्या है। मोटर आपके घरों में जैसे वॉशिंग मशीन होता है, फैन होता है, इन सब चीजों में वो मोटर ग्राइंडर होता है, तो इन सब चीजों में मोटर का बहुत कंटिन्यूसली काम आता है। अभी काम कैसे करती है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक मोटर का कुछ ऐसा फंडा है कि इलेक्ट्रिक मोटर जब ऐसे मैग्नेट्स के सामने रखी जाती है और जब हम करंट पास करते हैं तो ये रोटेट होना चालू होती है। कैसे सर बताइए? हमने जैसे ही करंट पास किया, ए बी में करंट जाएगा, और अब ये जो सर्किट में करंट गया, हमने अभी पढ़ा कि जब भी हम करंट पास करते तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। जब भी हम करंट पास करते तो क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड ये मतलब एक पर्टिकुलर बोलूं कि ये मैग्नेट बन गया, एंड ये तो ऑलरेडी मैग्नेट के पोल्स रखे गए हैं। तो जब मैग्नेट और मैग्नेट साथ में रखाए गए होंगे तो इन दोनों पे एक फोर्स लग रही होगी। या तो हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स हो, या तो हो सकता है रिपल्सिव फोर्स हो सकता है ना कि या तो दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाए या तो दोनों मैग्नेट रिपल हो जाए। तो वही चीज है। अब देखिए, सबसे पहले ए बी में करंट गया, करंट कैसा गया? अपवर्ड। अब हम निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? जो थंब है वो डिनोट करता है फोर्स की डायरेक्शन, जो इंडेक्स फिंगर है वो डिनोट करता है फील्ड की डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर है वो डिनोट करता है करंट की डायरेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में FBIB बोलते हैं। F स्टैंड्स फॉर फोर्स, B स्टैंड्स फॉर फील्ड एंड I स्टैंड्स फॉर करंट। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसकी फील्ड कहां से कहां जाएगी? नॉर्थ टू साउथ। ये गई मेरी चीज, क्लियर? ये हमारा फील्ड डिनोट करता है। इसके बाद करंट कहां जा रहा है? AB के अंदर, ऊपर। तो ये जो मेरी सेंट्रल फिंगर है ये करंट डिनोट करती है, तो ये ऊपर जानी चाहिए। देखो फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ। भैया फोर्स कहां आ रही है? मेरा थंब कहां आ रहा है? थंब सर पीछे की तरफ आ रहा है। तो हम बोलेंगे जो फोर्स है वो कैसी है? AB के अंदर इनवर्ड फोर्स है, अंदर की तरफ फोर्स है। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें CD के अंदर, CD के अंदर भी तो नॉर्थ और साउथ पोल एक ही है। करंट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। तो मेरी ऐसी होनी चाहिए कुछ। देखो फील्ड, फील्ड और करंट। अब देखो थंब कहां आ रहा है? आपकी तरफ, मतलब इसमें फोर्स कैसी लग रही है? आउटवर्ड। अब जब भी 2 अपोजिट फोर्सेस लगती है, जैसे इनवर्ड और आउटवर्ड, तो उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं कपल। जब भी दो अपोजिट फोर्सेस लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कपल। अब जैसे ही ये हुआ, अब फोर्स लगी है तो रिंग्स क्या होगी? जैसे रिंग्स है तो ये रोटेट हो जाएगी। बट सर एक चीज सोचना, ये रिंग्स को हमने ब्रशेस के साथ काहे कनेक्ट किया? ब्रशेस के साथ कनेक्ट करने का सिंपल सा रीजन था कि ये जो नीचे का अपार्टस है, नीचे की बैटरी है, ये नहीं उलझ जाए। सोचो कि अगर हम इस अपार्टस को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इससे कनेक्ट कर लेते, रिंग से कनेक्ट कर लेते, ब्रशेस यहां लगाते ही नहीं, तो जैसे ही स्प्लिट रिंग्स घूमती तो होता क्या? नीचे की वायर भी घूम जाती, ऐसे तो हमारा सर्किट बर्बाद हो जाता। इसलिए हम क्या लगाते हैं? ब्रशेस। ब्रशेस होते हैं स्टेशनरी, और ब्रशेस का काम होता है नीचे के सर्किट को एज इट इज रखना। अब यहां पर अगर घूमेंगे ना तो रिंग्स घूमेगी, ब्रशेस नहीं घूमेंगे। तो अगर पूछे कि फंक्शन ऑफ ब्रशेस क्या होता है, तो ब्रशेस आर द स्टेशनरी पोजीशन which are responsible for the stationary or rest position of the circuit. Rings का अगर फंक्शन पूछता है, the function of split rings is to rotate it continuously. सिंपल सी चीज। अब मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूं। देखो जैसे मान लो ये मोटर का रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD। AB के अंदर इनवर्ड फोर्स लगी, इसके अंदर आउटवर्ड फोर्स है। अब जैसे ही रोटेट होगा, रिंग्स रोटेट हुई तो रिंग्स रोटेट हो गए, हाफ रोटेशन हुआ तो ये जो कॉइल है ये ऐसा हो गया होगा, ये इस तरफ आ गया होगा। अब कॉइल अगर चेंज हुआ है तो एक चीज समझना, अब क्या होगा?
जो उल्टा हो जाएगा, पहले इधर ए बी था, इधर सी डी था, अब उल्टा हो जाएगा, यहां हो जाएगा सी डी एंड यहां हो जाएगा ए बी। करंट तो सेम जाएगा, वापस से करंट फ्लो करेगा, सीडी में जाएगा अपवर्ड तो फ्लेमिंग के इनवर्ट फोर्स आ जाएगी, बीए में जाएगा डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी आउटवर्ड। अब जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल पहले ऐसी थी, हाफ रोटेशन के बाद इतनी हो गई, फिर घूमा तो ऐसी हो गई, फिर ऐसे कंटिन्यूअसली घूमती रहेगी। तो ये ऐसे आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो आपकी रोटेशनल एनर्जी को बना लेगा, रोटेशनल एनर्जी बन जाएगी। दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। सिंपल सी चीज। अब अगर आपको इसको लिखने का तरीका देखना है तो लिखने के तरीकों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे क्लास 10th के, हैंड रिटन नोट्स है। ऊपर से आई बटन में मैग्नेटिक इफेक्ट की आ रही होगी, नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, वहां पर इसकी डिटेल्ड वीडियो और भी है। तो ये चीज समझ में आ गई। एक क्वेश्चन मोटर में से और बनता है कि सीबी में करंट क्यों नहीं फ्लो किया, मतलब सीबी में फोर्स क्यों नहीं लगाई, सीबी में फोर्स क्यों नहीं लगाई, क्यों? सोचिए, सीबी में फोर्स लगी नहीं सकती, हमने एडी में लगाई, मतलब हमने सॉरी सीडी में लगाई, बीए में लगाई, बट उसके अंदर नहीं लग सकती। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट भी तो उधर ही है, तो क्या मैं ऐसा करूं? ये तो फ्लेमिंग का गलत हो जाएगा ना। फ्लेमिंग ने बोला था तीनों इंडेक्स फिंगर आपकी 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, तो इस कारण से बीसी में करंट, बीसी में फोर्स नहीं लग सकती। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाई फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल इन बीसी, तो आप लिखेंगे एज द करंट डायरेक्शन एंड द फील्ड डायरेक्शन इज पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कांट बी अप्लाइड हियर। चीज क्लियर हो गई मोटर को लेकर? इसका नोट कर, इसको एसएस ले लीजिए। चलिए तो लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अपने आप में इस टॉपिक में से भी एक केस स्टडी बनने के चांसेस बड़े दिख रहे हैं। समझिए हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर लिया। अब क्या हम इसका अपोजिट कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैग्नेट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर ले या इलेक्ट्रिक करंट को पैदा कर ले? बड़ी उल्टी चीज है। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट कर दिया, बट क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट कर सकते हो? कॉन्सेप्ट है। तो ये किया था फराडे साहब ने, माइकल फराडे जी ने बहुत अच्छा काम किया। फ्राइडे नहीं है वो, फराडे है। तो फराडे जी ने इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला, और इस कॉन्सेप्ट के तहत इन्होंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, एक सॉलिनॉइड शेप का सर्कुलर वायर लिया और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जी। यहां पर ये जी का मतलब था गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और फिर यहां पर ये लेके आ गए एक मैग्नेट को, ये हमारा एक लेके आ गए मैग्नेट या स्लैश कंडक्टर भी बोला जा सकता है। अब भैया देखो यहां पर कोई बैटरी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब भैया यहां पर इन्होंने कॉइल लगा दिया या मैग्नेट लगा दिया। अब सोचते हैं क्या कर सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना कि करंट सर्किट में है भी या नहीं है। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। तो यहां पर है गैल्वेनोमीटर, करंट अगर ये डिफ्लेक्ट हो गया, इसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई, तो मतलब सर्किट के अंदर करंट है। अब फराडे जी ने किया क्या, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपको 4 केस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर 4 केसेस देखने को मिलेंगे। व्हेन कंडक्टर इज अवे फ्रॉम कॉइल, व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड इनसाइड द मैग्नेट, व्हेन कंडक्टर इज हेल्ड स्टेशनरी, व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड आउटसाइड। ये कंडक्टर मतलब मैग्नेट। फराडे साहब ने क्या किया, सबसे पहले तो मैग्नेट को दूर रखा और देखा क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो उन्होंने देखा नहीं ये तो नहीं दिखा रहा। अब इसका क्यों नहीं दिखा रहा, तो पहला केस यही है कि व्हेन कंडक्टर इज अवे, तो नो डिफ्लेक्शन। अच्छा इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि भैया मैग्नेट दूर है। अब मैग्नेट दूर है मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत है ही नहीं वो, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत ही नहीं है, तो उनका जो कनेक्शन है, जो उनका अट्रैक्शन है वो हो ही नहीं सकता। जब तक आप मैग्नेट को कॉइल के बाजू में नहीं लेके आओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कैसे करेगा। तो ये इसका आंसर है। लिखेंगे नो डिफ्लेक्शन एज मैग्नेट इज अवे, सो मैग्नेटिक फील्ड कांट बी अप्लाइड। यहां पर आप लिखेंगे कांट बी अप्लाइड, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेट का था। अब अगर हम बात करें व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड इनसाइड द मैग्नेट,
अब भैया हम कंडक्टर को यहां लेके आए हैं, उसके अंदर डाल दिया, तो अब तो कॉइल और मैग्नेट आ गए, मतलब कॉइल और मैग्नेट का कनेक्शन हो गया, वो मिल चुके। तो अब गैल्वेनोमीटर साहब ने डिफ्लेक्शन भी दिखा दिया। तो फराडे साहब जो कह रहे थे कि भैया देखो मैग्नेट को लेके आए, मैग्नेट की वजह से करंट जनरेट हो गया, इसी को तो इस कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया उन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हेन मूव्ड इनसाइड तो डिफ्लेक्शन दिखाया, और कौन सा डिफ्लेक्शन दिखाया, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, या ऐसा भी बोल सकते हैं टुवर्ड्स राइट। व्हेन कंडक्टर इज हेल्ड स्टेशनरी, अब भैया कंडक्टर को अंदर लेके आ गए, उसको रख दिया, कंडक्टर को रख दिया, कुछ कर नहीं रहे थे, बस ऐसे ही रख दिया स्टेशनरी। तो भैया गैल्वेनोमीटर शांत हो गया, गैल्वेनोमीटर ने बोला नहीं अब मैं जीरो रहूंगा, अब मैं डिफ्लेक्शन नहीं दिखाऊंगा। तो ये क्या दिखा मैं, फराडे साहब ने सोचा यार मैं जब इसको मूव करता हूं तो ये दिखाता है, मैंने इसको अंदर रख दिया तो ये नहीं दिखा रहा, मतलब कहीं ना कहीं मूव करने से ही काम हो रहा है, कहीं ना कहीं मूव करने से ही काम हो रहा है। तो सारा खेल किसका है, मैग्नेट के मूवमेंट का, उसकी डायरेक्शनल मूवमेंट का। तो इस कारण से कंडक्टर हेल्ड स्टेशनरी में क्या हुआ, नो डिफ्लेक्शन। फिर फराडे साहब ने सोचा चलो अब फिर इसको बाहर ले जाते हैं, तो अब इसको बाहर लेके गए, पहले दूर था फिर अंदर आया फिर रखा फिर बाहर गया, बाहर गया डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि कंडक्टर मूव हुआ है, मैग्नेट मूव हुआ है। अब डिफ्लेक्शन कैसे दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया तो सही बट दिखाया नेगेटिव डिफ्लेक्शन या टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे 4 केसेस बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो फराडे साहब को एक चीज तो समझ में आ गई कि भैया मैग्नेट को मूव करो जादू है, मैग्नेट को मूव करो जादू है, जैसे ही मैग्नेट मूव करेगा काम होगा। फिर ये गेम चलता ना इनका, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट को लिखते कैसे, व्हेन करंट इज जनरेटेड फ्रॉम magnetic effect, it is called as EMI। ये इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चीज क्लियर हो गई आपको। इसी के बाद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए केस निकाला गया जिसको हमने बोला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें फोर्स की डायरेक्शन देता था, राइट हैंड रूल हमें कंडक्टर की डायरेक्शन देगा। देखिए यहां पर थंब डिनोट करता है आपकी कंडक्टर की डायरेक्शन, कंडक्टर की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर डिनोट करती है आपकी फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपकी डिनोट करता है करंट की डायरेक्शन। तो कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं हुआ, वहां पर FBI था, यहां CBI हो गया। देखो ये आपका थंब डिनोट करेगा कंडक्टर की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर डिनोट करेगी फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर मिडिल फिंगर डिनोट करेगा करंट की डायरेक्शन। तो वहां FBI था, यहां CBI है। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका फोटो ले लीजिए। चलिए तो हमारा मैग्नेट का 1 शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर करी है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।